नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार बल बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज से। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ऊष्मीय प्रदूषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। तो ऊष्मीय प्रदूषण में हम ये देखेंगे कि ऊष्मीय प्रदूषण फैलता कैसे है, उसके बाद उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं तथा उस पर हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं और उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। अतः हम ऊष्मीय प्रदूषण के बारे में इस वीडियो में हम व्यापकता से अध्ययन करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि ऊष्मीय प्रदूषण का हमारे जीव जंतुओं पर तथा मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, फिर उससे हम कैसे कैसे बच भी सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि ऊष्मीय प्रदूषण होता क्या है। तो ऊष्मीय प्रदूषण आपका जो भी होता है उसमें ये होता है कि वैसी सारी प्रक्रियाएं जिससे पानी की गुणवत्ता का क्षरण होता है तथा जो भी किसी भी तरीके से जल का आपका तापमान बढ़ा देती हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय प्रदूषण। तो जो ऊष्मीय प्रदूषण होता है उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये हम देखते हैं। ऊष्मीय प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊष्मीय प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं वो बहुत ही व्यापक होते हैं। वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारा टेम्परेचर बढ़ाती हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो उद्योग होते हैं वह हमारा ऊष्मीय प्रदूषण में बहुत ज़्यादा स्थान रखते हैं, क्योंकि उद्योगों में हमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है और वो जीवाश्म ईंधन बहुत सी मात्रा में आपका ऊष्मीय प्रदूषण को फैलाते हैं। तो उद्योगों में बहुत से उद्योग हो गए, खासकर हमारे जितने भी ये पावर प्लांट हैं वो बहुत ज़्यादा आपका ऊर्जा का स्राव करते हैं और कोयले का उपयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो हमारी ऊष्मा को निकालते हैं, क्योंकि हमारे जो भी विद्युत की आवश्यकता है उसका 70 से 80% जो भी आपका मिलता है वो ताप विद्युत गृहों से मिलता है। और ताप विद्युत गृहों में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपका कोयले का उपयोग किया जाता है और यह कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है प्लस छोटे छोटे कोयले के कणों के रूप में वायु प्रदूषण का भी कारण बनता है। इसके अलावा जो भी आपके परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह हैं वो भी आपका काफ़ी मात्रा में ऊष्मीय प्रदूषण का कारण होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी ऊष्मा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके बाद कागज़ और लुगदी उद्योग। तो कागज़ और लुगदी उद्योग में ये होता है कि आपका कागज़ उद्योग में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है, जल का प्रयोग किया जाता है और वह जल आपका गर्म होकर बाहर आता है। और बहुत से और भी उद्योग होते हैं उसमें जल की बहुतायत मात्रा प्रयोग की जाती है और यह जल की मात्रा आपका इंजनों को ठंडा करने के काम में आता है, अर्थात ये नेचुरल कूलेंट का काम करता है, जो कि मशीनों का घर्षण से जो ऊष्मा उत्पन्न करती है उससे हमारे इंजनों का बचाव करता है और उनको हमेशा क्या करता है, ठंडा रखता है। और मशीनें ठंडा रहने के वजह से उनमें टूट फूट या अन्य किसी प्रकार की क्षति होने के चांसेस कम रहते हैं। ये तो हो गया उद्योग। दूसरा हम देखते हैं शहरी अपवाह, यानी शहर से जो भी हमारा वो जो भी आपका सीवेज के रूप में जो भी आपका जल निकलता है वो भी थोड़ा सा नॉर्मल जल की अपेक्षा क्या होता है कि आपका गर्म होता है और करीब करीब यह सामान्य जल की अपेक्षा 5 से 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है यह गर्म होता है और यह जल नालियों के माध्यम से नदियों में पहुंचता है, जो कि नदियों के जल के पानी को थोड़ा सा
गर्म कर सकता है और यह गर्म किया हुआ जल वहाँ के जो जलीय वातावरण होता है उसको प्रभावित कर सकता है। उसके अलावा देखते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण औद्योगिकरण में ये होता है कि जितने भी हमारे उद्योग हैं और जो भी आपके घरों में होता है वहाँ पे जीवाश्म ईंधन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अब ये कहेंगे कि आप जीवाश्म ईंधन के जलाने से कैसे हमारा वायुमंडल गर्म होता है, तो जीवाश्म ईंधन से जो उड़ने वाला धुआं है वह वायुमंडल में आ जाता है और यह वायुमंडल में अपनी ऊर्जा को छोड़ता है और इस प्रकार यह वायुमंडल को थोड़ा सा क्या करता है, गर्म कर देता है। इस प्रकार हम जितनी ज़्यादा मात्रा में हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हम अपने वायुमंडल को गर्म करेंगे और जो कि हमारे ऊष्मीय प्रदूषण का एक व्यापक कारण होता है। अभी भी भारत के गाँवों में और विभिन्न चाहे शहरों में ही झुग्गी झोपड़ियों में भी बहुत से लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं जिसमें कि लकड़ी या अन्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है तथा वातावरण के लिए भी हानिकारक होता है, क्योंकि उससे बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं जो कि धुएं के साथ आपका वातावरण में आ जाते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं और उस ईंधन से बहुत मात्रा में आपका धुआं भी निकलता है और यह धुआं वातावरण को काफ़ी हद तक गर्म कर देता है। अतः सरकार को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट्रोलियम ईंधन अथवा गैसीय ईंधन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन दे। हमारी सरकार ने भी गैसीय ईंधन को प्रोत्साहन देने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारकों को सिलेंडर तथा गैस चूल्हा फ्री में दिया गया है तथा उनको रियायती दरों पर प्रत्येक माह सिलेंडर की व्यवस्था की गई है। अब इसके अलावा ये देखते हैं कि आपका धुएं के साथ साथ जो होता है आपका मीथेन भी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है और तो जो मीथेन होता है यह भी आपका वातावरण को काफ़ी हद तक गर्म कर देता है। अब देखते हैं यातायात। तो यातायात का प्रयोग मनुष्य शुरू से ही करते आया है और यातायात के साधनों को ही हम विकास का पैरामीटर मानते हैं या मापदंड मानते हैं और जो देश जितने ज़्यादा यातायात के साधन विकसित कर लिया है वह उतने ज़्यादा संपन्न माना जाता है। तो ये हम जान रहे हैं कि यातायात के साधनों का और ख़ासकर दुपहिया वाहनों का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और दुपहिया वाहनों में पेट्रोलियम ईंधन के जलने से वह धुआं उत्पन्न करता है और यह धुआं वातावरण में ऊष्मीय प्रदूषण का कारण होता है। अतः हम सभी लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। सार्वजनिक वाहन हर तरफ से सुरक्षित, किफ़ायती और वातावरण के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि जब हम सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे तो निजी वाहनों का प्रयोग काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और यह निजी वाहनों का अगर उपयोग कम हो जाएगा तो हमारे पैसे की भी बचत होगी और उसके साथ साथ ये भी होगा कि हम वातावरण को भी सुरक्षित करेंगे, क्योंकि तब अगर हम निजी साधनों का प्रयोग कम करेंगे तो अपने जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करेंगे और जब हम ईंधन का प्रयोग कम करेंगे तो ये वातावरण को भी कम प्रदूषित करेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक ऑड और इवन नियम को लगाया है। ऑड और इवन नियम में ये है कि कुछ वाहन कुछ विशेष दिन चलेंगे, कुछ वाहन कुछ विशेष दिन चलेंगे और ऐसी व्यवस्था विदेशों में बहुत से शहरों में है और उसके इस नियम को लगाने के पश्चात यह देखा गया कि वातावरण में काफ़ी हद तक आपका सुधार हुआ और वायु प्रदूषण की मात्रा भी काफ़ी हद तक कम हो गई और लोगों का स्वास्थ्य में भी
उत्तरोत्तर परिवर्तन आया। इसके अलावा बहुत से उद्योग ऐसे होते हैं जो गर्म जल का बहुतायत मात्रा में प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका कपड़े को रंगने वाली जो भी फैक्ट्रियां होती हैं या जो भी आपके कॉटन मिल होते हैं, वो भी कपड़े को रंगने के लिए आपका गर्म जल का प्रयोग करते हैं। और यह जो गर्म जल होता है यह काफ़ी खतरनाक होता है। इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि यह गर्म जल तो होता ही होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के आपके केमिकल भी मिले होते हैं। इन केमिकलों के कारण आपका जो जल होता है वह प्रदूषित हो जाता है और इन प्रदूषित जलों को अगर हम डायरेक्ट नदियों में छोड़ दें तो वहाँ के जलीय तंत्र को यह काफ़ी हद तक आपका प्रभावित करेगा। अब ये देखते हैं कि ऊष्मीय प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ऊष्मीय प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊष्मीय प्रदूषण का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह आपका जल में पड़ता है, अर्थात जलाशयों पे पड़ता है। अर्थात यह जो ऊष्मीय प्रदूषण होता है वह जल की गुणवत्ता को काफ़ी हद तक आपका प्रभावित करता है। तो अब आइए देखते हैं कि आपका जो ऊष्मीय प्रदूषण होता है वह जल को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले प्रभावित करने में हम ये देखेंगे कि जो आपका गर्म जल होता है वह आपका विघटित ऑक्सीजन की कमी कर देता है। आप सभी ये जानते हैं कि जितने भी आपके जलीय जंतु होते हैं, जैसे कि मछलियाँ होती हैं, उनकी यह खास बात होती है कि वह जल में घुलित ऑक्सीजन उसको अपने श्वसन के लिए ग्रहण करते हैं। तो उसके लिए उसको जब अपने श्वसन में ग्रहण करते हैं अर्थात वो घुलित ऑक्सीजन को ही लेते हैं और उनके में जलीय जंतुओं में ऐसी क्षमता होती है कि वह आपका जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो जो गर्म पानी होता है उसमें यह होता है कि जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह क्या होती है, कम हो जाती है। और हम सभी यह जानते हैं कि जो जलीय जंतु होते हैं उनके अच्छे से सर्वाइवल के लिए 6 ppm ऑक्सीजन की मात्रा जरूरी होती है, परंतु जो गर्म जल होता है वह जल में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा को कम कर देता है। दूसरा, पानी के गुणों में बदलाव। तो जो गर्म जल होता है उस जल के जो गुण होते हैं वह नॉर्मल जल की अपेक्षा बदल जाते हैं और जो गर्म जल होता है उसके भौतिक और रासायनिक गुण वो क्या होते हैं कि आपका सामान्य जल की अपेक्षा बदल जाते हैं। जैसे कि जो उसका मीठापन होता है या जो उसका आपका रंग होता है वह सामान्य जल की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है कि अलग हो जाता है। तीसरा यह होता है कि जो आपका गर्म जल होता है वह थोड़ा सा विषाक्त भी हो जाता है। अर्थात क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें आपका विष वाले गुण आ जाते हैं। तो जब हम जल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें जो भी घुलित प्रदूषक कण रहते हैं अर्थात जो आपके केमिकल रहते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वह बढ़ जाता है और जो यह बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन रहता है वह क्या करता है कि जो जल में घुलित जो भी पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता को बढ़ा देता है और यह बढ़ी हुई सांद्रता क्या करती है, जल की विषाक्तता को बढ़ा देती है। अर्थात जल पीने योग्य नहीं हो जाता है, यह गंदा भी हो जाता है और इसके बहुत से भौतिक और रासायनिक गुण भी सामान्य जल की अपेक्षा क्या होते हैं कि बदल जाते हैं। अब ये चौथा ये होता है कि जो गर्म जल होता है वो जैविक गतिविधियों में भी व्यवधान डालता है। जब जल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनकी श्वसन दर, उनकी पाचन दर और उनकी विसर्जन दर और जो जलीय विकास होता है उन सबको प्रभावित करता है, क्योंकि जितने भी जलीय जंतु होते हैं वो एक विशेष टेम्परेचर
पर रहने के अनुकूल होते हैं, अर्थात उनकी जो बॉडी होती है वो एक विशिष्ट टेम्परेचर के लिए ही उनके में अनुकूलन पाया जाता है। और जब वह टेम्परेचर कम होता है या अधिक होता है तो उनकी बहुत सी शारीरिक क्रियाएं जैसे कि श्वसन होता है और विसर्जन होता है, इन सबों को वो काफ़ी हद तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर गर्म जल हो जाएगा तो क्या करता है, सबसे पहले तो उनकी श्वसन दर को बढ़ा देगा। श्वसन दर को इसलिए बढ़ा देगा क्योंकि जब जल गर्म होगा तो वह जो घुलित ऑक्सीजन रहेगी उसकी मात्रा को कम कर देगा। और आप जानते ही हैं कि जब कहीं पे भी किसी चीज़ की मात्रा अगर कम हो जाए तो निश्चित रूप से उसको पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो जल में ऑक्सीजन है उसको पाने का एक ही तरीका है कि श्वसन। तो जब पहले जितनी ब्रीदिंग लेते थे उससे ज़्यादा ब्रीदिंग को हमको लेना पड़ेगा, अर्थात जो मछलियाँ होंगी उनका जो श्वसन दर होगा या हार्ट बीट होगी नॉर्मल की अपेक्षा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि पहले जितना जल में घुलित ऑक्सीजन था उसकी अपेक्षा अब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। और जब जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो गई तो वह निश्चित रूप से क्या करेगा कि उनके जीव जंतुओं के जो भी आपके श्वसन दर है उसको निश्चित रूप से क्या करेगा, बढ़ा देगा। उसी हिसाब से क्या होगा कि जब श्वसन दर कम हो जाएगी तो ये जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं कि भोजन भी अधिक ग्रहण करने लगेंगे। भोजन इसलिए अधिक ग्रहण करने लगेंगे क्योंकि उनको जब श्वसन दर अधिक हो जाएगी तो उसमें ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होने लगेगा। और जब जीव जंतुओं में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होने लगेगा तो वह भोजन भी अधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे। इससे भी क्या होगा कि आपका जो जलीय इकोतंत्र है वह काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि जब वो आपके भोजन को अधिक ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब कि उसको उत्सर्जित भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो जो भी आपके जलीय जीव जंतु हैं उनका जो उत्सर्जन है वो भी आपका बढ़ जाएगा। अर्थात वह क्या करेंगे, जितना उत्सर्जन यानी जितना वो बॉडी से उत्सर्जन पहले करते थे उसकी अपेक्षा अब क्या करने लगेंगे, ज़्यादा करने लगेंगे। उत्सर्जन अब वो ज़्यादा करने लगेंगे। और इससे क्या होता है कि आपका गर्म जल की वजह से कभी कभी जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनका विकास भी प्रभावित होने लगता है, या विकास भी जो होता है वह अनियमित होता है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो जलीय जीव जंतु हैं वह एक विशेष टेम्परेचर पे रहने के लिए अनुकूलन उनके बॉडी में होता है। और जब यह टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनका जो भी शारीरिक विकास होता है वह आपका काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। नेक्स्ट होता है जैविक जीव की क्षति। तो जो ये आपका गर्म जल होता है यह सिर्फ श्वसन दर को ही या उत्सर्जन दर को ही नहीं बढ़ाता है, वरन जो जलीय जीव जंतु हो, जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं उनके सारी शारीरिक क्रियाओं को क्या करता है, या सारी विकास की प्रक्रिया को ही ये प्रभावित कर देता है। क्योंकि जो छोटी मछलियाँ होती हैं, चाहे जो प्लावक होते हैं, चाहे जो अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, और ये सब क्या होते हैं कि शुरू में बहुत ज़्यादा ही ये क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं, अर्थात नाजुक होते हैं। और थोड़ा सा ही तापमान का जो परिवर्तन होता है वह इनके विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित कर देता है। जैसे कि जो अंडे होते हैं वो बहुत ही आपके ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो अगर उनको गर्म जल जब अगर मिलता है मछलियों के अंडे को, तो बहुत से अंडे क्या होते हैं, तुरंत ही मर जाते हैं। या अगर मरते नहीं हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ विकार आ जाता है। उसी प्रकार जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, अथवा जो मेढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको टैडपोल कहते हैं, वो भी क्या होते हैं अपने आयु के प्रथम काल में बहुत ज़्यादा ही नाजुक होते हैं, और गर्म जल के वजह से वो भी क्या होते हैं, आपका मर जाते हैं। अर्थात जो उनका विकास होता है वो भी प्रभावित होता है।
उसके अलावा जो आपकी जलीय वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे कि आपके शैवाल होते हैं, चाहे अन्य भी जो भी वनस्पतियाँ होती हैं, ये भी आपके सभी क्या होते हैं कि टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का जो भी टेम्परेचर अगर परिवर्तन होता है, तो उसको सहने के लिए ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो ये जो शैवाल होते हैं या अन्य जो भी आपके छोटे मोटे जो भी आपके पेड़ पौधे होते हैं, यह भी गर्म जल के कारण क्या होता है कि इनका विकास काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होता है कई कई जगह पर तो जो शैवाल मर जाते हैं। इसीलिए आजकल गर्म जल के वजह से, चाहे नदियों में प्रदूषण के वजह से, बहुत से जगह का, खासकर गंगा नदी का जो आपका कोरल वाले जो भी जीव जंतु हैं, जो आपके समुद्री जीव, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो क्या हो गए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गए हैं कि आजकल नष्ट हो गए हैं। और ये सारा का सारा आपका हुआ है गर्म जल के कारण। तो गर्म जल जो जलीय जीव जंतु होते हैं उन सबको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब देखते हैं कि हम ऊष्मीय प्रदूषण पर, उसके अलावा जो आपका अब ये देखते हैं कि ऊष्मीय जल पे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो नियंत्रण करने के लिए ये है कि इनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो जो आपका ऊष्मीय जल है उसको हम देखिए कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो ऊष्मीय जल को नियंत्रण करने के लिए औद्योगिक संस्थान से जो भी आपके ये जो भी आपका जल निकल रहा है, गर्म जल निकल रहा है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट उसमें नहीं डालते हैं, आपके तालाबों में नहीं डालते हैं। उससे पहले क्या करते हैं कि उनका यथोचित उनको क्या करेंगे, पहले यथोचित उनका समाधान करेंगे, और समाधान करने के बाद ही आपका उसमें डालेंगे। उसके बाद क्या होता है कि उद्योगों में जो भी जीवाश्म ईंधन है उनका प्रयोग हम कम से कम करें। जो जीवाश्म ईंधन है उनका प्रयोग हम कम से कम करें। और क्या होता है नेक्स्ट, जो भी आपके प्राकृतिक संपदा हैं, जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका हम सीमित रूप से उपयोग करें, और कहीं पे भी जो भी परमाणु बम वगैरह हैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो सामान्य रूप में हो गई। अब हम देखते हैं कि इनका कैसे ये करते हैं, औद्योगिक रूप से इनको हम कैसे बचाव करते हैं। तो औद्योगिक रूप से बचाव के लिए सबसे पहला है प्रशीतलन टैंक, जिसको बोलते हैं कूलिंग टैंक। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका उद्योगों से गर्म जल प्राप्त हुआ रहता है उनको पहले जलाशयों में एकत्रित किया जाता है, और उन जलाशयों में वह आपका जल क्या होता है ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के पश्चात उसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं उसी उद्योग में रीयूज भी कर सकते हैं, अथवा अगर उसको हम नहीं रीयूज करना चाहते हैं, चाहे उस जल का हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो उनको हम जलाशयों में अथवा नदी और तालाबों में क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और यह जल क्या होता है बिल्कुल ही सामान्य जल की तरह होता है, और यह हमारे जलाशयों को बहुत ही कम से कम नुकसान पहुंचाता है। और इन सबों की सबकी निगरानी करने के लिए हमारा एक प्रदूषण बोर्ड है, जो कि आपका राज्य स्तर पर भी प्रदूषण बोर्ड होता है और केंद्रीय स्तर पर भी प्रदूषण बोर्ड होता है, जल प्रदूषण बोर्ड जिसको बोलते हैं। तो ये जो केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण बोर्ड होता है, उसको यह अधिकार होता है कि वह सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर नमूने एकत्रित कर सके, और उनमें आप व्यापक एक दिशा निर्देश भी दे सके कि आप अपने जो भी औद्योगिक
परिसर हैं उसमें कुछ ऐसे यंत्र लगाए जो कि आपका उसमें प्रदूषण को कम कर सके। इसमें यह होता है कि पहले आप उसको जलाशयों में एकत्रित कर लें और फिर उसका केमिकल ट्रीटमेंट भी कर लें, और उस केमिकल ट्रीटमेंट करने के पश्चात आप क्या करें कि उनको फिर तब जाके उसमें जलाशयों में छोड़ें ताकि आपकी कम से कम हानि हो। और ये प्रशीतलन टैंक से जो भी आपका जल निकलता है उसको बहुत से उद्योग क्या होते हैं कि स्वयं भी रीयूज कर लेते हैं। अगर वो उसका पुनः प्रयोग नहीं करना चाहें तो चाहे तो वो जलाशयों में छोड़ सकते हैं। दूसरा ये होता है आपका छिड़काव टैंक। तो छिड़काव टैंक में ऐसा होता है कि इसमें छिड़काव टैंक में हम फव्वारे का इस्तेमाल करते हैं। फव्वारे का इस्तेमाल करते हैं और फव्वारे का इस्तेमाल करने से ये होता है कि जब जल की बूंदें फव्वारे के रूप में होती हैं तो वह बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं, और जब गर्म जल को फव्वारे के रूप में छोड़ा जाता है और तो वह कुछ वातावरणीय नमी को ही उस एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाती हैं कि ठंडी हो जाती हैं, और वह जब बूंदें आपके और ठंडे जल के संपर्क में आती हैं तो पूरा का पूरा जो जल होता है वह ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार का प्रयोग आजकल सभी उद्योगों में बहुतायत रूप में किया जा रहा है, और आजकल के समय में यह जो बहुत ही एक आपको जल को ठंडा करने का बहुत ही विश्वसनीय तरीका होता है। इसमें भी चित्रानुसार एक बार आप चाहे तो जो फव्वारे से जो शीतल जल जो मिला हुआ है उसको चाहे तो हम पुनः उद्योग में या किसी भी औद्योगिक जो भी कारखाने हैं उसमें पुनः प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर हम पुनः प्रयोग न करना चाहें तो उसको केमिकल ट्रीटमेंट या और भी ट्रीटमेंट करते हुए उनको चाहे तो हम नदी में भी छोड़ सकते हैं। अब जो आपका तीसरा आता है वह आता है प्रशीतलन मीनार। तो प्रशीतलन मीनार इसमें हम एक मीनार के रूप में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ऊपरी सिरे में क्या होता है इसमें कि गर्म जल आता है और निचली सतह पर चित्रानुसार वायु की सप्लाई की जाती है, और जब हम किसी भी गर्म जल के स्रोत पे जब ठंडी वायु की सप्लाई करते हैं तो यह क्या करता है कि आपका गर्म जल को ठंडा कर देता है, गर्म जल को अन्य स्रोतों की अपेक्षा ठंडा कर देता है। तो किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में गर्म जल को ठंडा करने की यह सबसे आधुनिक और विश्वसनीय टेक्निक है, और जो भी आपका केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है चाहे राज्य प्रदूषण बोर्ड होता है, यह सभी औद्योगिक संस्थानों को यह दिशा निर्देश दिया है कि वह अपने जो भी औद्योगिक परिसर हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रशीतलन टैंक लगाएं ताकि कोई भी उद्योग आपका गर्म जल को डायरेक्ट जलाशयों में चाहे जल स्रोतों में न छिड़क सके, जल स्रोतों में न छिड़क सके। क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट इसमें जल स्रोतों में डायरेक्ट छोड़ देगा तो वह जलीय जंतुओं को नुकसान पहुंचाएगा, और पूरा का पूरा जो हमारा जलीय इकोसिस्टम है वह बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो हमारा जो जलीय सिस्टम है या जलीय इकोतंत्र है उसको बचाने के लिए यह किया गया है कि राज्य प्रदूषण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने सभी औद्योगिक संस्थानों को यह दिशा निर्देश दिया है कि वह बिना आपका उसको ट्रीटमेंट किए हुए आपका जलाशयों में उसको न छोड़े। तो फिर प्रशीतलन मीनार में ये होता है कि आपका नीचे से जब ठंडी जो ये वायु जाती है और ऊपर से जब गर्म जल आता है तो उसका वाष्पीकरण होने लगता है, और वाष्पीकरण के पश्चात क्या होता है कि जो गर्म जल की बूंदें होती हैं वह ठंडी जल की बूंदों के रूप में बदल जाती हैं, ठंडी जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। परंतु जो आपका प्रशीतलन मीनार होता है इसमें एक चीज़ ये होता है कि जब गर्म जल की बूंदें ठंडी वायु के संपर्क में आती हैं तो जो वाष्पीकरण यानी
जो जल के वाष्प बनने की जो क्षमता होती है वह क्या होती है कि बहुत अधिक आपका बढ़ जाता है, वाष्पीकरण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। और जहाँ पे भी ये आपका प्रशीतलन मीनार वाले जो भी आपके टैंक लगे रहते हैं, वहाँ आसपास के एरिया में जो दृश्यता होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है, अर्थात जो विजिबिलिटी है उसकी मात्रा आपकी कम हो जाती है। और आसपास का जो वातावरण भी रहता है प्रशीतलन मीनार के पास का, वह क्या करता है कि आपका वहाँ पे हमेशा क्या बनी रहती है, नमी भी बनी रहती है। और आप सभी यह जानते हैं कि जो नमी होती है वह हमेशा बैक्टीरिया और वायरस के जो पनपने का कारण होता है। तो अर्थात ये आसपास के जो वातावरण होता है उसको क्या कर सकता है, गंदा भी कर सकता है। और कभी कभी जब आपका किसी भी एक विशिष्ट एरिया में जब वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अर्थात जब नमी की मात्रा बहुत अधिक रहेगी तो वह क्या होता है कि आपका वह क्षेत्र में जो वनस्पतियों का विकास होता है अर्थात और जो मानव का विकास होता है उनको क्या होता है, काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। और जब किसी भी एरिया में आपकी जब दृश्यता की मात्रा कम रहेगी तो वहाँ पर दुर्घटनाएं होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अतः जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य सरकार ने भी ये कहा है कि कुछ ऐसे उपाय भी आप प्रशीतलन टैंक में लगाएं जिससे कि आपका जो ये जो दृश्यता होती है वह बनी रहे। और अगल बगल किसी भी उद्योग में औद्योगिक क्षेत्र में आसपास के लोगों को या आसपास के जो भी रिहायशी इलाके हैं उनके लोगों को भी यह सलाह दी जाती है कि जब वह किसी भी औद्योगिक क्षेत्र से या ऐसे औद्योगिक क्षेत्र से गुजरे जिसमें प्रशीतलन मीनार लगी हुई है तो थोड़ा सा वो सावधानी पूर्वक निकला करें ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हो। तो इस प्रकार हम इस जो वीडियो था इसमें इस प्रकार हम जाने कि आपका ऊष्मीय प्रदूषण होता क्या है, फिर ऊष्मीय प्रदूषण आपका कैसे कैसे फैलता है, फिर आपका जो ऊष्मीय प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं, और फिर ऊष्मीय प्रदूषण के आपके प्रभाव क्या क्या होते हैं, वो मतलब हमारे जलीय जो भी आपके जीव जंतु होते हैं उसको कैसे प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है। और उसके बाद उनका उनके व्यापक प्रभाव का भी अध्ययन किए। और फिर ये भी देखें कि वो हमारे जो भी जलीय सिस्टम होता है या जलीय इकोतंत्र होता है उसको गर्म जल हमारा किस प्रकार से प्रभावित करता है। इन सबों के अलावा हमने ये भी देखा कि जो भी आपका गर्म जल है उनके लिए हमारे राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के क्या क्या रूल और रेगुलेशन है। इसके अलावा इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि आप उस जो गर्म जल होता है उसको विभिन्न तरीक़ों से आप किस प्रकार आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और फिर उन ट्रीटमेंट की कैसे कैसे प्रोसेस होती है, उन ट्रीटमेंट के फिर आपके क्या क्या आपके लाभ होते हैं या क्या क्या हानियाँ होती हैं, ये सब हमने इस वीडियो में देखा है। तो ये हमारा इस प्रकार जो ऊष्मीय प्रदूषण होता है वह आपका इस चैप्टर में इस वीडियो में ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पे विचार करेंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।